हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर पर। दोस्तों, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में या और भी जितने भी एग्जाम्स जिनमें बेसिक हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो एनसीईआरटी बन जाता है। और एनसीईआरटी हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज रहा है। आप कोई भी टॉपर के इंटरव्यूज देखें, आप किसी भी सोर्स से कंसल्ट करें, सबसे पहली चीज जो आपको पढ़ने को कहा जाता है दैट इज एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी क्योंकि क्वांटम ऑफ कंटेंट इतना ज्यादा है, जिस वजह से हम या तो इसे पढ़ नहीं पाते, अगर पढ़ें भी तो याद नहीं रख पाते हैं। किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें एनसीईआरटी में हमें याद रखने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विस प्रिपरेशन, इन सभी डाउट्स को कवर करने के लिए स्पेशल लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, जहां पर हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एनसीईआरटीज को 6th क्लास ऑनवर्ड्स कवर करेंगे। 6 to 12 हर एक क्लास की एनसीईआरटी हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन जो है इट विल बी अबाउट चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी ज्योग्राफी, दैट इज मोशंस ऑफ अर्थ। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरधालिया है। इस यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका मेंटोर हूँ, एजुकेटर हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम आपके साथ टेकअप करेंगे। दोस्तों, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स, द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर, इनकी गाइडेंस की मदद से आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको हमारे साथ जुड़ना है हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में यूजिंग दिस कोड SAR10। ये कोड आपको हमारे सभी कोर्सेज पे मैसिव डिस्काउंट्स दिलाएगा। इस कोड का इस्तेमाल करना है, आपको हमारे साथ में एनरोल करना है। आपके लिए बेहतरीन बैचेस लक्ष्य के नाम से 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, 2000 यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको लक्ष्य और आरंभ बैचेस के साथ में एनरोल करना है। दोस्तों, इन बैचेस की मदद से आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन कराया जाएगा। और दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर जब आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्सेज मिल रहे हैं। आपको इस ऑफर का लाभ उठाना है। बहुत ही जेन्युइन प्राइस पर, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको कोर्सेज दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, 67,825 में मिलने वाला कोर्स आपको 50,000 का मिल रहा है, जिस पर भी आप फर्दर 10% एडिशनल डिस्काउंट ले पाएंगे अगर आप यूज करते हैं ये कोड SAR10। आप सीसेट के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी प्रिपरेशन का। ये सब कोर्सेज आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के साथ मिलते हैं। ऑप्शनल्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कराते हैं। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ अन अकेडमी पर। दोस्तों, IRMS के लिए स्पेशल लाइव बैचेस शुरू किए गए हैं, आप इस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्योग्राफी की अगर हम 6th क्लास की बात करें तो कुछ इस प्रकार की बुक हमें मिलती है, द अर्थ आर हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? वो सराउंडिंग्स जहां हम रहते हैं। इसमें हम एक एक करके चैप्टर्स को कवर कर रहे थे। हम ऑलरेडी अर्थ इन दी सोलर सिस्टम और ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को कवर कर चुके थे। आज की हमारी डिस्कशन जो है इट विल बी अबाउट मोशंस ऑफ द अर्थ। कैसे ये अर्थ मूव करती है, क्या इसके मोशंस हैं। आई होप आप सभी जानते होंगे व्हेन इट कम्स टू मोशंस ऑफ द अर्थ, अर्थ की दो प्रकार की मोशंस हैं। एक है रोटेशन और दूसरी है सर रेवोल्यूशन। दो प्रकार की मूवमेंट जो है वो अर्थ करती है। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको इसके बारे में मालूम होगा। इवन देन वी विल डिस्कस, क्योंकि सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक्सप्लेन है। हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आती है रोटेशन। रोटेट क्या होता है? हमें जब कहा जाता है रोटेट करना है तो हम क्या करते हैं? एक जगह पे घूमना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से अर्थ भी एक जगह पे घूमती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ये अर्थ है तो अर्थ ऐसे स्ट्रेट एंगल पे नहीं घूमती, अर्थ एक टिल्टेड फॉर्म में घूमती है। इस टिल्ट को कहा जाता है एक्सिस ऑफ द अर्थ। इस टिल्ट को एक्सिस ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अर्थ अपनी इस एक्सिस पर टिल्ट होकर के गोलाकार घूमती है, ये रोटेशन है। रोटेशन अर्थ की होती है एट एन इमेजिनरी लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे सर। ऑर्बिट का कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ी है या पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं यहाँ पर इसी लेक्चर सीरीज में, तो आपको ऑर्बिट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस के अंदर है वो गोल आकार में एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है। ये फिक्स्ड पाथ जो है कुछ इस प्रकार का होता है। इसे कहा जाता है ऑर्बिटल प्लेन। अब अर्थ जो है वो कुछ इस प्रकार से घूमती है टेढ़ी। ये नॉर्थ पोल है अर्थ का, ये साउथ पोल है। ये जो टिल्ट है इसे अर्थ की एक्सिस कहा जाता है। और ये जो लाइन है, जो ऑर्बिट है अर्थ का, इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। तो ये दो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये दोनों इमेजिनरी हैं सर, एक्सिस भी और ऑर्बिटल प्लेन भी। इस एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच में जो एंगल है दैट इज 66.5 डिग्री। आपने शायद बचपन में एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। इस तरीके से 90 डिग्री एंगल होता है। जब वो कंप्लीट पूरा हो जाता है वो 90 डिग्री होता है। क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है तो ये
66.5 डिग्री के आसपास का एंगल है। सो अर्थ जो है उसकी एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन के साथ में 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस एक्सिस पे अर्थ इस तरीके से घूम रही है और इस ऑर्बिटल प्लेन में अर्थ इस तरीके से घूम रही है। साइमल्टेनियसली दोनों ही मोशंस हो रहे हैं। जो अपनी एक्सिस पे टिल्ट होकर के अर्थ घूमती है ये कहलाता है रोटेशन। रोटेशन की वजह से क्या होता है सर? मैंने आपको यही कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये है एक्सिस और ये है हमारा 66.5 डिग्री का एंगल विद ऑर्बिटल प्लेन। इस रोटेशन के कारण क्या होता है सर? रोटेशन के कारण अर्थ का आधा हिस्सा सन को फेस करता है और आधा हिस्सा जो है वो सन को फेस नहीं करता है। जहां पर जो एरिया सन को फेस कर रहा है वहां पर होगा दिन, और जो सन से दूर है या सन को फेस नहीं कर रहा है वो कहलाएगा नाइट। इनके बीच में एक डिफरेंस है कि एक पॉइंट के इस तरफ दिन है और एक इस तरफ रात है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अगर इस जगह पर सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही है तो दोबारा से डायरेक्ट सन रेज यहां पड़ने के लिए अर्थ को पूरा का पूरा एक चक्कर लगाना पड़ेगा अपना, इस तरीके से अर्थ को पूरा गोलाकार अपना रोटेशन जो है वो कंप्लीट करना होगा। इस रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ को लगते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे, व्हाट वी कॉल एज द अर्थ डे। सो रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। फिर आता है रेवोल्यूशन का कंसेप्ट। रेवोल्यूशन क्या है सर? अर्थ सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर गोलाकार में घूम रही है। ये रेवोल्यूशन जो है वो क्या है? एक फिक्स्ड पाथ पर अर्थ सूरज का चक्कर लगाती है जिसमें लगते हैं 365 दिन एंड 6 आवर्स। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं एक पूरा का पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। इसी से कंसेप्ट बनता है लीप ईयर का। तो सर क्या होता है लीप ईयर? आपने सुना होगा लीप ईयर हर चौथा साल जो है वो लीप ईयर कहलाता है। इस दिन साल में 365 दिन ना होकर 366 दिन होते हैं। एक एक्स्ट्रा दिन जो है वो फरवरी के महीने में आता है। हर 4 साल बाद फरवरी जो है वो 28 महीने दिनों का ना होकर 29 दिनों का महीना होता है। क्यों होता है ये सब? सर एक रेवोल्यूशन कब कंप्लीट होता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स में। जैसे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है हम नया साल बनाते हैं। अभी थोड़े ही दिनों में नया साल आने वाला है, 1 जनवरी को हम नया साल बनाएंगे। सर होता क्या है? वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो 365 दिन है ना सर, हम सिर्फ डेज को कंसीडर करते हैं क्योंकि हम डेज के हिसाब से चल रहे थे। तो आवर्स को, जैसे ना आप कोई बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपके दोस्त ने आपसे कहा कि यार तूने मुझे 500 रुपये और 25 पैसे देने थे। बड़ी ट्रांजेक्शन तो खैर नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके दोस्त ने कहा, या ऐसा ऐसा समझ लीजिए कि आपके दोस्त ने कहा कि यार तूने मुझे इस हर महीने 1025 रुपये देने हैं। तो आप उसको बोलोगे यार ये 25 का कंसेप्ट तू छोड़ दे, ऐसा कर तू मुझसे हर महीने 1000 रुपये ले लिया कर, और ये जो 25 है ना ये लास्ट में जब ये कम से कम 4 महीनों के इकट्ठे हो जाएंगे ना, 100 रुपीज़ बन जाएंगे, तो उस महीने तू मुझसे 1100 रुपये ले लेना। सॉर्टेड। कि हर महीने 25-25 कहाँ देता रहूंगा, 100 का नोट इजीली अवेलेबल है। तू पहले 3 महीने मुझसे 1000 रुपये ले लियो और चौथे महीने में तू मुझसे डायरेक्ट 1100 रुपये ले लियो। 25-25-25, ये जो एक्स्ट्रा 100 है 4 महीनों का वो मैं तुझे दे दूंगा। एग्जैक्टली यही सेम चीज़ हम लीप ईयर के केस पे करते हैं। हमने कहा कि यार हमें नया साल मनाना था, हम 365 दिन को कंसीडर कर लेते हैं, इन 6 आवर्स को बाद में देखेंगे। सो हमने एक साल बनाया 365 दिन बाद, हमने दूसरा साल बनाया 365 दिन बाद। यहां पर फर्स्ट ईयर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऐसा ही होगा ना। हर बार हम 6-6 घंटे को इग्नोर करते गए। 365 दिन और 6 आवर्स, 365 दिन और 6 आवर्स। हमने पहले साल में 6 घंटे इग्नोर किए, दूसरे साल में हमने दोबारा 6 घंटे इग्नोर किए। टोटल कितना हो गया? पिछले 6 घंटे और ये 6 घंटे, यहाँ हो गए 12 आवर्स। फिर हमने 6 घंटे तीसरे साल में इग्नोर किए, टोटल हो गए 18 आवर्स। फिर हमने फोर्थ ईयर में भी हम इग्नोर करने ही जा रहे थे, लेकिन हमें किसी ने कहा कि सर अब क्यों इग्नोर करना है, आप डेज के हिसाब से चल रहे हो। जैसे ही 24 घंटे हुए, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, सो फोर्थ ईयर को लेट अस कंसीडर एज 365 डेज। हर चौथा साल जो है उसमें एक दिन हम बढ़ा देते हैं। अब ये बढ़ा करके दिन एडजस्ट कहाँ करना था? हमने कहा फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में हर लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, जिस वजह से हर चौथा साल 366 दिन का होता है और ये लीप ईयर कहलाता है। और ये कंसेप्ट किस वजह से हुआ कि अर्थ सूरज के इर्द गिर्द कितनी देर में चक्कर लगाती है। हर चौथा साल का फरवरी महीना 29 दिनों का होता है, 366 दिन टोटल होते हैं, ये लीप ईयर है। अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पे जाती है, एक गोल आकार एलिप्टिकल ऑर्बिट पे अर्थ सन के अगेंस्ट घूम रही है, जिसकी वजह से
अर्थ के ऊपर सीजन्स चेंज होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमने रोटेशन की बात करी, हमने रेवोल्यूशन की बात करी। रोटेशन के वजह से क्या होता है सर? रोटेशन की वजह से अर्थ का एक हिस्सा जो है वो सूरज को फेस करता है। जो सूरज को फेस करता हिस्सा है वहां पर दिन है, जो सूरज से दूर है वहां पर नाइट है, और बीच में ये जो एक डिवाइडिंग लाइन है जिसके एक और दिन है एक और रात है, दिस इज व्हाट इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये कंसेप्ट है रोटेशन का। फिर रेवोल्यूशन आ जाता है। रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है सर? रेवोल्यूशन की वजह से क्या है कि ये सन है, अर्थ इस तरीके से गोलाकार घूम रही है जिस वजह से अर्थ के ऊपर सीजन्स बदलते हैं, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस में सूरज की रोशनी जो है वो अर्थ के ऊपर गिरती है। दोस्तों वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग, अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण, मुख्य तौर पर रेवोल्यूशन के कारण, सन की रेस जो है वो अलग अलग हिस्सों में पड़ती है। ये है इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण सूरज की किरणें मैक्सिमम जो ओवरहेड तक जा सकती हैं टुवर्ड्स नॉर्दर्न साइड, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। हाईएस्ट पॉइंट जहां तक सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट गिरती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। कब? जब समर्स का महीना होता है। समर्स के समय में हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमारे यहाँ पर जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय सन जो है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाता है। फिर उसके बाद धीरे 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 करके ऐसे ही एक समय आता है जब सन डायरेक्टली ओवरहेड चला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। अब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, जब सन सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर चला गया तो सन हमसे काफ़ी दूर चला गया, जिस वजह से सूरज की उतनी गर्मी हम तक नहीं पहुंच पाती है। दैट्स वाई हमारे यहाँ पर दिसंबर के महीने में सर्दी होती है। क्यों? क्योंकि उस समय सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है। सो जून से दिसंबर सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न ट्रेवल करता है। फिर दोबारा दिसंबर से जून में सन दोबारा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाता है। इस दौरान सन 2 बार इक्वेटर से होकर के गुजरता है। फॉर एग्जांपल, जब जून से दिसंबर तक आ रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में सन एग्जैक्टली ओवरहेड होता है इक्वेटर के, और जब दिसंबर से वापस नेक्स्ट ईयर के लिए समर्स की प्रिपरेशन हो रही है तो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में सन दोबारा से ओवरहेड हो जाता है इक्वेटर के। सो साल में एक बार सन डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तब यहाँ पे समर का महीना है। साल में एक बार सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है, तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स है क्योंकि सन दूर है, और सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय समर्स होंगे। प्लस इस पूरे के पूरे मूवमेंट के दौरान 2 बार साल में, एक बार मार्च के महीने में और एक बार सितंबर के महीने में, सन बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर आ जाता है। इसकी वजह से गर्मी सर्दी का तो फर्क आता ही है, साथ ही साथ क्या होता है बच्चे, हम यहाँ पर रहते हैं, जब सन डायरेक्टली ओवरहेड है तो सन की रेस को हमसे दूर जाने में लंबा समय लगेगा, यानी कि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ की रोटेशन में लंबा समय लगेगा जब यहाँ पर अंधेरा होगा। सो समर मंथ्स में क्या होता है सर, सुबह 5 बजे के करीब दिन हो जाता है और शाम को 7:30 बजे तक लाइट रहती है। समझ में ऐसा ही होता है ना, सुबह 5 बजे दिन हो जाता है, 7:30 बजे तक रोशनी रहेगी। वेरेज विंटर्स में ये ऑपोजिट हो जाता है, 7 बजे के आसपास दिन होता है और शाम को 5 बजते ही सूरज की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है, 5:30-6 बजे तक अंधेरा हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि समर्स में सन डायरेक्टली हमारे ऊपर था, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन था, बिल्कुल ऊपर है, दूर जाने में समय लगेगा। लेकिन विंटर मंथ्स में क्या होता है, सन ऑलरेडी बहुत दूर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है, सो सन हल्का सा सरकता है और हमारे यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। सो इस वजह से समर्स और विंटर्स में जो ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट और नाइट टाइम है वो चेंज हो जाती है, रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाते हैं, दिन के आवर्स जो है वो 24 घंटे के ही रहते हैं, लेकिन बदलाव कहाँ पर आता है सर? बदलाव यहाँ आता है कि जो जितने समय के लिए रोशनी थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12.5 घंटे के लिए सनलाइट थी, वेरेज यहाँ पर सनलाइट जो है वो मात्र 10 घंटे की होगी। सो इस तरीके से लेंथ ऑफ नाइट्स और डेज जो है वो बढ़ जाती है। समर्स में रातें छोटी हो जाती हैं, विंटर्स में रातें लंबी हो जाती हैं। लेकिन जब सन एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर आता है, एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में, तब दोनों ही ओर, क्योंकि इक्वेटर सेंटर में है, तो दोनों ही ओर सूरज की रोशनी बिल्कुल समान पड़ रही है, जिस वजह से ऑलमोस्ट हर जगह पर दिन और रात का समय जो है वो समान होगा। ये कंसेप्ट जो है वह समझना होगा।
सबसे पहले बात करते हैं उस ड्यूरेशन की जब सन रेज डायरेक्टली अबव आती हैं, कहां पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आती हैं, यहां पर गर्मी है। सो ये किस दिन होता है? ये होता है 21 जून को, विच इज नोन एज समर सॉलिस्टिस। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होगी और विंटर होगा सदर्न हेमिस्फेयर में। सो वी कॉल इट समर सॉलिस्टिस। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए तो समर है, तो समझ आ गया कि आपने समर सॉलिस्टिस बोल दिया, लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में तो विंटर्स है, तो इसको फिर विंटर सॉलिस्टिस क्यों नहीं कहते? दोस्तों उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम पॉपुलेशन देखें तो मेजर वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और बहुत कम पॉपुलेशन उसके कंपैरिजन में सदर्न हेमिस्फेयर में है, जिस वजह से प्रायोरिटी दी जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को। सो नाम वो रखा गया जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में था। सो 21 जून को जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होगी, सो इट इज नोन एज समर सॉलिस्टिस। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन सबसे लंबा होगा, रात सबसे छोटी होगी। ऑपोजिट चलते हैं, फिर होगा विंटर सॉलिस्टिस। दिसंबर के महीने में कुछ ही दिन में विंटर सॉलिस्टिस आएगा। क्यों होता है? क्योंकि सन जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड किसके है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, हमसे बहुत दूर है, जिस वजह से सूरज की पर्याप्त मात्रा में गर्मी यहां नहीं आ पाती, हम विंटर्स फील करते हैं। सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा और सदर्न हेमिस्फेयर में उस समय समर होगा, लेकिन फॉर द रीजन कि हम नेमिंग जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से कर रहे हैं, दिस इज नोन एज विंटर सॉलिस्टिस। 21 जून समर सॉलिस्टिस, 22 दिसंबर विंटर सॉलिस्टिस। और इस दौरान दो बार सन डायरेक्टली ओवरहेड इक्वेटर के आता है, जिस दिन डे और नाइट बराबर होते हैं। एक आता है 21 मार्च को, जिसके कहा जाता है मार्च इक्विनॉक्स, और एक आता है 23 सितंबर को, जिसे कहा जाता है सितंबर इक्विनॉक्स। इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। और एक चीज अगर आपने देखी होगी, 21 जून को क्या होता है? समर। 22 दिसंबर को क्या होता है हमारे यहाँ पर? विंटर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं मैं। 21 मार्च को क्या होता है? स्प्रिंग। और 23 सितंबर को क्या होता है? ऑटम। यही तो 4 सीजन है हमारे, सर्दी, गर्मी, वसंत और पतझड़। समर्स, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। सो अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण हमें अलग अलग सीजन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। पूरा का पूरा साल जो है वो 4 सीजन्स में डिवाइडेड है, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। सीजन बदलते हैं जैसे जैसे अर्थ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन चेंज होती है। समर सोलिस्टिस वो है जब सन डायरेक्टली ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के होगा, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे होगा, लॉन्गेस्ट दिन होगा, शॉर्टेस्ट नाइट होगी। ये 21 जून को होता है। साइमल्टेनियसली सदर्न हेमिस्फेयर में 21 जून को विंटर्स होंगे, यहां पर उल्टा होगा, दिन बहुत छोटा होगा, रात बहुत लंबी होगी। देन वी हैव विंटर सॉलिस्टिस। इस दिन क्या होता है? 22 दिसंबर का दिन है, जब सन डायरेक्टली ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स है, हमारा दिन बहुत छोटा होगा, रात सबसे लंबी होगी। और इसी तरीके से हमारे पास स्प्रिंग और ऑटम आता है। 21 मार्च और सितंबर 23 को सूरज की किरणें डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं, जिस वजह से पूरी की पूरी अर्थ पे दिन और रात बराबर होते हैं। दिस इज नोन एज इक्विनॉक्स। रोटेशन, अपनी एक्सिस पे घूमना। रेवोल्यूशन क्या है? सूरज के इर्द गिर्द घूमना, जिस वजह से अलग अलग चीजें हो रही थी। ऑर्बिटल प्लेन क्या था, इसकी हमने बात करी। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, इसकी हमने बात करी। लीप ईयर क्या होता है, क्यों बनता है, इसके बारे में हमने बात करी। समर सॉलिस्टिस क्या है, विंटर सॉलिस्टिस क्या है, इन सभी चीजों को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। ये है हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। आई होप हम विस्तार पूर्वक ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ पाए होंगे दोस्तों। इसी तरीके से हम रेगुलर बेसिस पे एक एक चैप्टर को कवर करते जाएंगे और कंप्लीट एनसीईआरटी फॉर द सब्जेक्ट ज्योग्राफी कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमको ये वीडियोस जो है वो लाभदायक लग रहे होंगे, इनसे हमें फ़ायदा जो है वो ज़रूर पहुंचेगा दोस्तों। इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल पाथफाइंडर से बने रहना है और आपको एनरोल करना है हमारे बेहतरीन कोर्सेज पे ओनली एट अनअकैडमी यूजिंग दिस कोड SAR10। ये कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।